नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। बलरामपुर से बड़ी खबर, 9 लोग गिरफ्तार हुए हैं। पूर्व नक्सली की मौत का ये मामला है। पुलिस ने 9 लोगों को गिरफ्तार किया है। मारपीट से पूर्व नक्सली छोटू कोरवा की मौत हुई थी। छोटू कोरवा ने ग्रामीण को मारी थी गोली। फायरिंग के बाद लोगों ने छोटू के साथ की थी मारपीट। तो बड़ी खबर बलरामपुर से 9 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। अरुण सोनी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। अरुण, जानकारी दें। देखिए, कल का मामला है रामचंद्रपुर थाना क्षेत्र के नीलकंठपुर में पूरी वारदात हुई थी, जब पूर्व नक्सली छोटू कोरवा अपने अन्य साथियों के साथ कुछ ग्रामीणों का रास्ता रोककर उनका कट्टा तान दिया था। इस दौरान ग्रामीणों ने उसके साथ बुरी तरह से मारपीट की थी और कल जब अस्पताल उसके घायल अवस्था में पहुंचा होता तब उसकी मौत हो गई थी। ये मामला काफी बड़ा हो गया था और आज सुबह से ही एडिशनल एसपी बलरामपुर जिले के प्रशांत कतलम सुबह से ही रामचंद्रपुर थाना गए हुए थे और दोनों पक्षों के खिलाफ कल ही 307 का मामला कायम कर लिया गया था। लेकिन आज जब पूर्व नक्सली छोटू कोरवा की मौत हो गई थी, उसके बाद पुलिस महकमे में भी हड़कंप मच गया था। कई तरह के सवाल खड़े हो रहे थे कि कहीं किसकी लापरवाही से आखिर इसकी मौत हुई है। तो उसके बाद आज सुबह से एडिशनल एसपी प्रशांत कतलम रामचंद्रपुर थाना पहुंचे हुए थे और अभी जो उनसे बात हुई, उन्होंने बताया कि इस मामले में 9 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। वहीं उन्होंने कहा कि विवेचना में और भी लोग अगर सामने आते हैं तो गिरफ्तारी बढ़ सकती है और कार्रवाई पुलिस की अभी भी जारी है। चलिए, शुक्रिया आपका अरुण, जानकारी के लिए। रायपुर से बड़ी खबर, राज्यपाल से मिले हैं चौबे। संसदीय कार्य मंत्री ने की है राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले हैं मंत्री रविंद्र चौबे। राजभवन में दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई है। मानसून सत्र को लेकर दोनों के बीच चर्चा हुई है। तो बड़ी खबर रायपुर से, राज्यपाल से मिले हैं मंत्री चौबे। संसदीय कार्य मंत्री ने की राज्यपाल से मुलाकात। राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिले हैं रविंद्र चौबे। तो राजभवन में दोनों के बीच लंबी चर्चा हुई है। मानसून सत्र को लेकर दोनों के बीच बातचीत। रायपुर से एक और बड़ी खबर, कल से नहीं होगा वैक्सीनेशन। रायपुर जिले में कल से नहीं होगा वैक्सीन की कमी के चलते कल से नहीं होगा वैक्सीनेशन। 4 दिन पहले पहला डोज लगना हुआ था बंद। कल से दूसरे डोज के लिए भी नहीं बची है वैक्सीन। तो रायपुर जिले में अब कल से वैक्सीनेशन नहीं होगा। आपको बता दें कि 4 दिन पहले जो वैक्सीन खत्म हुई थी उसमें पहला डोज लगना बंद हो चुका था और अब कल से दूसरा डोज भी लगना बंद हो जाएगा। वैक्सीन की कमी के चलते कल से दूसरा डोज भी नहीं लगेगा। तो वैक्सीनेशन के लिए लोगों में जागरूकता है, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से वैक्सीनेशन का। विनय हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। विनय, जानकारी दें कि क्या वैक्सीन की कमी हो चुकी है, इसकी वजह से 4 दिन पहले पहला डोज लगना बंद हुआ और अब दूसरा डोज लगना बंद होगा। कैसे करेंगे लोग, क्योंकि दूसरे डोज की एक तारीख और समय निश्चित होता है? देखिए, छत्तीसगढ़ में लगातार वैक्सीन से कमी जो बनी हुई है और इसी कारण से जो पिछले महीने भूपेश बघेल ने खुद केंद्र सरकार को पत्र लिखकर कहा था कि छत्तीसगढ़ में वैक्सीन की कमी हो रही है और बड़ी संख्या में वैक्सीन भेजे, क्योंकि लगातार सरकार ये चाह रही है कि बड़े स्तर पे लोगों को वैक्सीनेशन करके और आगामी जो संभावित स्थिति है उससे बचाया जा सके। और लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से न कोई जवाब आ रहा है, न ही वैक्सीन भेजी जा रही है। और जो वैक्सीन भेजी जा रही है वो इतने कम मात्रा में होती है कि 1 या 2 दिन का ही कोटा हो पाता है। अभी बीते दिनों वैक्सीन आई थी 1 तारीख को और उसके बाद जो लोग जब 0 में बांटा गया तो उसमें 1 या 2 दिन का ही डोज गया। ऐसे में पिछले 4 दिन पहले से छत्तीसगढ़ में रायपुर में वैक्सीन की कमी हुई और जो पहला डोज है वो बंद कर दिया गया लगाने को, ताकि जो दूसरा डोज है उसका समय है वो किसी को पार न जाने पाए, उस दौरान लोगों को वैक्सीन लगा दिया। लेकिन अब जब देखा गया कि 2 दिन में 3 दिन में जो वैक्सीन बची हुई वैक्सीन वो भी अब समाप्त हो गई है, तो सरकार के पास में, जिला प्रशासन के पास में कोई दूसरा चारा नहीं है कि अब वैक्सीन जो है वो दूसरी डोज भी लगाई जा सके। तो ऐसे में जिला प्रशासन ने आदेश जारी करके कह दिया है कि जिलों में वैक्सीनेशन की प्रक्रिया बंद होगी और आगामी आदेश तक ये स्थगित रहेगा। चलिए, तो संभावित तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और ऐसे में वैक्सीनेशन का रुक जाना चुनौती जरूर है। शुक्रिया आपका विनय। रायपुर में मेडिकल कॉलेज के वैक्सीनेशन सेंटर में बड़ी लापरवाही सामने आई, जहां गुड़ियारी एकता नगर निवासी 55 साल के बुजुर्ग कामता प्रसाद उपाध्याय
परिजनों के साथ अपना कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाने पहुंचे, लेकिन वहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मचारियों ने उनको कोवैक्सीन लगा दी, जिसके बाद मौके पर मौजूद बुजुर्ग के परिजनों ने जमकर हंगामा मचाया। मौके पर मौजूद परिजनों से बातचीत की हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। राजधानी रायपुर के मेडिकल कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर में एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। बताया जा रहा है कि मेडिकल कॉलेज के जो 4th फ्लोर पे जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे ये जो है वैक्सीनेशन लगाने का काम किया जा रहा है और यहाँ पे एक गुड़ियारी निवासी एक बुज़ुर्ग हैं, उनको जो है पहले उनको कोविशील्ड लगाया गया था, उसके बाद अब जो दोबारा डोज वो लगवाने आए तो कोवैक्सीन यहाँ पे लगा दिया गया। एक बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने आई है। हम उन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका और क्या आपको यहाँ गलत इंजेक्शन लगाया गया? क्या नाम? मेरा नाम है कामता प्रसाद उपाध्याय और मैं यहाँ वैक्सीन लगवाने के लिए आया था, तो मुझे पूछा गया है कि कौन सा डोज लगवाने का। मैं बोला 2nd डोज लगवाने का है मेरे को। तो कितने दिन बाद 84 दिन बाद मैं आया हूँ करके बोला। फिर इन लोगों ने कंप्यूटर से चेक करने के बाद में मुझे कोविशील्ड की जगह में कोवैक्सीन लगा दिया और फिर 1st डोज लगा दिया है। अब इससे उससे मेरे शरीर में आने वाले समय में किसी प्रकार का कोई बीमारी का गंभीर बीमारी कहीं हो सकता है या मेरी जान को खतरा हो सकता है, इसके जिम्मेदार कौन रहे? यहाँ आप लोगों ने बताया था कि यहाँ पे उनको कोविशील्ड लग चुका है। उनको पूरा जानकारी दिया गया था कि इनको पहला डोज जो है कोविशील्ड का लगा हुआ है और 84 दिन के बाद वो आए हुए हैं 2nd डोज के लिए। उसके बावजूद यहाँ के स्टाफ ने लापरवाही की है और उस लापरवाही का जो भी साइड इफेक्ट होगा उसकी भरपाई कौन करेगा, उसका जवाबदार कौन होगा? लिखित में देख दीजिए कि ताकि क्या हो, अगर नेक्स्ट आगे कुछ होता है प्रोसेस या फिर इनको कुछ तबीयत खराब होती है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर जिम्मेदारी लेते हैं या फिर लिखित में दीजिए ना। हमारे घर में एक यही है कमाने वाले, अगर कुछ हो जाता है तो हम क्या करेंगे? निश्चित तौर पे एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि राज्य के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में का जो वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पे इतनी बड़ी लापरवाही एक सामने आई है और अभी फ़िलहाल यहाँ पे कोई भी जो वैक्सीनेशन सेंटर का जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो भी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हैं। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने ट्वीट करके राज्य सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। इसके जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किसान न्याय योजना की सूची जारी करके रमन सिंह को घेरा। रमन सिंह ने ट्वीट में लिखा कि एक बार फिर से गंगा जल हाथ में लेकर मुख्यमंत्री बताएंगे कि कितने वादे पूरे हुए और इसका लाभ कौन कौन से ग्रह के लोगों को मिला। जवाब में छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने किसान न्याय योजना की एक सूची जारी कर लिखा कि इस लिस्ट में पहला नाम आपके पुत्र अभिषेक सिंह का है, दूसरा नाम रमन सिंह का है। आप इसी ग्रह के हैं। कांग्रेस ने रमन सिंह से सवाल करते हुए लिखा कि क्या रमन गंगा जल लेकर कहेंगे कि योजनाओं का लाभ नहीं मिला? तो रमन सिंह को कांग्रेस का जवाब। लिस्ट में शुरुआती 2 नाम पढ़ लीजिए। पहला आपके पुत्र का है और दूसरा आपके स्वयं का है। आप इसी ग्रह के हैं और हाँ, आप अब जनता हैं, मुख्यमंत्री नहीं रहे। गंगा जल लेकर कहेंगे कि हमें योजनाओं का लाभ नहीं मिला। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत 9 करोड़ 83 लाख रुपए की राशि का ऑनलाइन ट्रांसफर किया, जिसमें गोबर विक्रेताओं को 48 लाख रुपए और गौठान समितियों के साथ ही महिला स्व सहायता समूहों को लाभांश के रूप में 9 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि शामिल है। इस मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से शुरू की गई सुराजी गांव योजना और गोधन न्याय योजना से गांव और ग्रामीणों के जीवन में एक नया बदलाव दिखाई देने लगा है। इन योजनाओं से ग्रामीणों और किसानों को संबल मिला है और ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए संजीवनी साबित हो रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने मजबूत और स्वावलंबी गांव का सपना देखा था। उनका सपना आज छत्तीसगढ़ में साकार हो रहा है। छत्तीसगढ़ के गांव स्वावलंबन की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। कार्यक्रम में शामिल कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार की गोधन न्याय योजना एक महत्वपूर्ण और महत्वाकांक्षी योजना है। 16 जून से 30 जून तक भुगतान एवं लाभांश मिलाकर 5 करोड़ 49 लाख रुपए का भुगतान किया जा रहा है। स्व सहायता समूहों को 3 करोड़ 86 लाख रुपए की राशि का भुगतान किया जा रहा है
इन दोनों मिलाकर 9 करोड़ 35 लाख रुपए का भुगतान किया गया। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने ऐसे ही मजबूत और स्वावलंबी गांव का सपना देखा था। उनका सपना आज छत्तीसगढ़ में साकार हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने संस्कृति पर्यटन विभाग और राम वन गमन पर्यटन परिपथ की समीक्षा की। बैठक में विभागीय मंत्री ताम्रध्वज साहू और अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में सीएम ने कहा कि भगवान श्री राम के ननिहाल छत्तीसगढ़ में उनके वनगमन की स्मृतियों को जीवंत बनाने के लिए राज्य के उत्तरी छोर कोरिया से लेकर दक्षिण में सुकमा तक राम वनगमन पर्यटन परिपथ का तेजी से विकास किया जा रहा है। आने वाले समय में छत्तीसगढ़ का राम वनगमन पर्यटन परिपथ देश विदेश के पर्यटकों का आकर्षण का मुख्य केंद्र बनेगा। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि सिरपुर को हेरिटेज स्थल के रूप में बुद्धिस्ट थीम पर विकसित करने के लिए 62 करोड़ 96 लाख रुपए का कॉन्सेप्ट प्लान तैयार किया गया है। ट्राइबल टूरिज्म सर्किट के तहत 96 करोड़ 10 लाख रुपए की लागत से 13 स्थलों को विकसित किया जा रहा है। एडवेंचर स्पोर्ट्स के तहत कोरबा के सतरेंगा में 9 करोड़ 43 लाख रुपए की लागत से जल पर्यटन की सुविधा विकसित की जा रही है। रायपुर में आज हुई घंटे भर की बारिश में ही कई इलाकों में जल भराव के हालात बन गए। अवंतीबाई चौक में तो सड़क लबालब हो गई, वहीं दलदल सिवनी और आनंद नगर में कई घरों में पानी घुस गया। आनंद नगर में जल भराव के हालात का जायजा लिया हमारे सहयोगी संदीप शुक्ला ने। रायपुर में जगह जगह जल भराव हो रहा है, जो नगर निगम के दावों की पोल खोल रहा है। आनंद नगर में और भी खतरनाक स्थिति हो गई है। हम लगातार कहते रहे हैं कि नालों पे जो अवैध कब्जा हो रहा है उससे जल भराव की स्थिति पैदा हो रही है। अब देखेंगे आनंद नगर में घरों के अंदर 2-2 फुट तक पानी भर गया है। जहां पर खुद मैं खड़ा हूं वहां पर आप देखेंगे कि कम से कम घुटने तक पानी है। आगे और भी बुरी स्थिति है। कारें यहाँ पर आप देखेंगे वो कार ट्रांसफार्मर के पास बहुत देर से फंसी हुई है। वो ना तो निकल पा रहे हैं ना उस गाड़ी को आगे बढ़ा पा रहे हैं। दोपहिया वाहन चालकों का तो चलना यहाँ लगभग असंभव हो गया है। लोग अपने घरों में कैद हो गए हैं। अब देखेंगे 1.5 फीट पानी अंदर भरा हुआ है। युवतियां कुछ यहाँ पर आई हैं, देखिए अब लड़कियां हैं, कुछ दोपहिया वाहनों में आई थी जो यहाँ पर अटक के रह गई हैं। और सभी तरफ चारों तरफ आनंद नगर में यही स्थिति है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि नालों में जो अवैध अतिक्रमण हो रहा है और जो नालों की सफाई नहीं हो रही है, नालों का निर्माण नहीं हो रहा है, उसके कारण हर साल रायपुर में स्थिति बनती है और हर साल नगर निगम के दावे जो हैं वो फेल होते हैं। अब देखते हैं कि अभी तो बारिश सिर्फ शुरू हुई है, आगे आने वाले जो महीने हैं उसमें क्या हाल होता है रायपुर का। कैमरामैन अभिषेक गर्ग के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।